प्रिय शिक्षार्थियों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के मास कम्युनिकेशन जनसंचार विषय के अंतर्गत न्यू मीडिया के बारे में आज हम सब जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय पूरी दुनिया में लोग यह मानने लगे हैं, यह समझने लगे हैं कि केवल शब्दों से हम अपनी बातों को अच्छे ढंग से नहीं समझा सकते। इसलिए शिक्षार्थियों, शब्दों के साथ साथ दृश्य श्रव्य माध्यमों का उपयोग एवं सदुपयोग इसके साथ किया जा रहा है और इसमें यदि देखा जाए तो तकनीकी का संयोजन करके न्यू मीडिया के रूप में जो नई विधा, नई तकनीकी हम सबके सामने आई है, उसने पूरे मास कम्युनिकेशन के जनसंचार विषय के सदुपयोग के, उपयोग के एवं नए आयाम आप सबके सामने रखे हैं। जब हम यदि बात करते हैं कि न्यू मीडिया का मतलब क्या है, तो न्यू मीडिया को जानने से पहले हमें समझना होगा कि न्यू मीडिया हम सबको, शिक्षार्थियों को क्या देता है। न्यू मीडिया को उपयोग के बारे में बात करें तो आज सब लोग ये मानते हैं कि न्यू मीडिया ने जनसंचार विषय को नया आयाम, नई विधा, नया महत्व प्रदान किया है। जहाँ तक हमें न्यू मीडिया के बारे में समझना है, न्यू मीडिया एवं कंप्यूटर के बारे में हम सबसे पहले समझें। न्यू मीडिया एवं कंप्यूटर। आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर एक बहुत ही अभिन्न अंग है न्यू मीडिया का और न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी का। ये कह सकते हैं हम कि न्यू मीडिया कंप्यूटर के अंतर संयोजन का एक परिणाम है और कंप्यूटर को न्यू मीडिया के साथ जोड़ के उसकी जब टेक्नोलॉजी को हम जब कंप्यूटर के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं तो न्यू मीडिया एवं कंप्यूटर दोनों मिल के अंतर संयोजन के साथ साथ न्यू मीडिया को आप तक प्रस्तुत करते हैं। न्यू मीडिया के उत्पाद। न्यू मीडिया के जो उत्पाद हैं, जो प्रोडक्ट हैं, वो एक वेबसाइट के रूप में हमारे सामने आते हैं। वेबसाइट, जैसा आप जानते हैं कि बहुत सारे हजारों लाखों की संख्या में वेबसाइट हैं, जिसको कि हम यदि देखना चाहें तो कंप्यूटर पे, जिसमें कि इंटरनेट कनेक्शन बहुत आवश्यक है, इंटरनेट कनेक्शन के साथ हम उसके आइकन को क्लिक करते हैं और उसके बाद उस वेबसाइट का नाम, उसका डिटेल हम उसमें टाइप करते हैं तो जो भी आइकॉन है, जो भी सर्च इंजन है, वो सर्च इंजन उस वेबसाइट के बारे में उसके कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ जाता है और उस कंप्यूटर की स्क्रीन पे उस वेबसाइट का पता, उसके बारे में, उसके क्रियाकलापों के बारे में, उसके जो भी काम है उनके, वो बताते हैं। न्यू मीडिया संचार का एक प्रारूप। तो न्यू मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसमें श्रोताओं को पूरा अंतर संबंध स्थापित करने की पूरी छूट देता है और उसकी जो जानकारी मिलती है, जो अंतर संबंध जो श्रोताओं के बीच में, दर्शकों के बीच में जो न्यू मीडिया के माध्यम से प्राप्त होता है, वो अपने आप में इसके संचार का एक ऐसा प्रारूप है जिसके माध्यम से आप न्यू मीडिया के द्वारा जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी प्रतिपुष्टि की हिसाब से, जिसको फीडबैक भी आप समझते हैं, आपकी किताब में है, पाठ्यपुस्तक में, उस फीडबैक से, प्रतिपुष्टि से अपनी चीज़ों को आप उस वेबसाइट से या न्यू मीडिया के जो भी प्रारूप हैं, जो साधन हैं, उससे अपने ज्ञान की अभिवृद्धि कर सकते हैं और उसके ज्ञान की नई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ में शिक्षार्थियों, न्यू मीडिया अपने आप में कई विशिष्टताओं को भी समेटे हुए है। न्यू मीडिया में मल्टीमीडिया का भी बहुत अच्छा सदुपयोग करके, प्रयोग करके इस पूरे उत्पाद को, न्यू मीडिया को एक आकर्षक स्वरूप में आपके सामने प्रस्तुत करता है और न्यू मीडिया से हम सबको नई जानकारी प्राप्त होती है, आकर्षक जानकारी प्राप्त होती है और आप इसके बारे में कोई फीडबैक देना चाहें, कोई प्रतिपुष्टि देना चाहें तो भी आप दे लेते हैं। तो इस तरह से हमने ये समझा कि न्यू मीडिया संचार के नए प्रारूप में किस तरीके से हम सबको प्रभावित करता है, आकर्षित करता है और इसके आकर्षित करने के क्या विशिष्ट स्वरूप हैं। दूसरे मीडिया प्रारूपों की तुलना में न्यू मीडिया में
प्रतिपुष्टि का तरीका अत्यधिक सबल है। प्रतिपुष्टि के अलावा 2 अन्य तत्व न्यू मीडिया को विशिष्टता प्रदान करते हैं। पहला तत्व है विशिष्ट लेखन का तरीका तथा दूसरा तत्व है मल्टीमीडिया। जब कहानियों के साथ कार्टून, चलचित्र, ध्वनि एवं संगीत का संयोजन हो तो उसे मल्टीमीडिया कहते हैं। यदि हम न्यू मीडिया के एक और अंतःक्रियात्मक स्वरूप के बारे में समझें तो यह समझ में आता है कि न्यू मीडिया का ये कैरेक्टर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। न्यू मीडिया का अंतःक्रियात्मक चरित्र। यदि कोई लिखना चाहता हो ब्लॉग तो आप लिख सकते हैं, अपने विचारों को उसमें मूर्त रूप दे सकते हैं और ब्लॉग के माध्यम से कहीं न कहीं से अपने जो विचार हैं हम दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं। ब्लॉग एक ऑनलाइन डायरी के समान होते हैं। न्यू मीडिया ने ब्लॉग के रूप में अंतःक्रियात्मक जो चरित्र है, जो उनका विचार है, वो भी दुनिया के सामने रखता है, जो न्यू मीडिया का एक विशिष्ट स्वरूप है। और न्यू मीडिया के माध्यम से हम अंतःक्रियात्मक चरित्र को भी प्रस्तुत करते हैं। प्रिंट मीडिया एवं टेलीविज़न के मुकाबले न्यू मीडिया की श्रेष्ठता। प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अलग है, उससे क्या इसमें विशिष्टता ज़्यादा है कि जिससे कि न्यू मीडिया आज न्यू टेक्नोलॉजी के रूप में हर जगह इसकी स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है। सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा न्यू मीडिया से जुड़ते जा रहे हैं। आज जो भी अखबार आप पढ़ते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो भी टीवी चैनल आप देखते हैं, उस सब की प्रिंट मीडिया की एडिशंस पूरे जगह अवेलेबल हैं। सब टेलीविज़न की अपनी वेबसाइट है। आप यदि अपने पाठ्यक्रम के बारे में बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में भी इस तरह का आपको वेबसाइट मिलेगा जिसमें बहुत सारी जानकारी आपको मिलती है। आपने बहुत सारे अभी विज्ञापन भी देखते होंगे दूरदर्शन पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल पे कि भारत सरकार ने बहुत सारी योजनाएं जिसको कि हमारे दैनंदिन जीवन में आवश्यकता है, उसके लिए उन्होंने वेबसाइट या ऑनलाइन माध्यम से प्रारंभ कर दिया है। आप जानते हैं शिक्षार्थियों कि अखबार आज रात में छपेगा 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, उसके बाद आपके पास पहुंचता है सुबह 7 बजे, 6 बजे, 8 बजे, दूर दराज के इलाकों में 9 और 10 बजे भी पहुंचता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की चीज़ है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आप तक ब्रॉडकास्ट होने में, उसका प्रसारण होने में समय लगता है, लेकिन ऑनलाइन या वेबसाइट के माध्यम से किसी भी जानकारी को यदि देनी हो, विश्व के किसी भी कोने में बैठा हुआ कोई भी शिक्षार्थी, व्यक्ति, उसके बारे में नागरिक जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकता है। न्यू मीडिया के माध्यम से, उनकी वेबसाइट के माध्यम से तात्कालिक नवीनतम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। न्यू मीडिया की सीमाएं। प्रिय शिक्षार्थियों, कि जिस तरह से पाठ्यक्रम में भी हमारे दिया गया है कि न्यू मीडिया की कुछ सीमाएं हैं, उन सीमाओं में या उनकी कमियों में यदि देखा जाए तो ये सीमा और कमी, उसकी सीमा सबसे ज़्यादा है कि हम उसको नियंत्रित नहीं कर सकते पूरे तरीके से। कोई भी ब्लॉग पे, ईमेल पे अपनी चीज़ों को, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है, लेकिन भावनाओं को व्यक्त करने में ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हमें देश का, समाज का अहित न करें, इसके बारे में ज़रूर सोचें। लेकिन न्यू मीडिया के जो स्वरूप हैं उसकी सीमाओं में इसका नियंत्रण प्रभावी ढंग से नहीं हो पाता। न्यू मीडिया एक उद्योग। न्यू मीडिया को के एक उद्योग के रूप में यदि हम लोग इसको विस्तारित करें, इसका उपयोग करें, प्रयोग करें, तो निश्चित रूप से देखा जाए तो आज छोटा, मझोला या बड़ा उद्योग सब अपनी वेबसाइट के साथ साथ अपनी उपस्थिति हम सबके सामने महत्वपूर्ण मजबूती के साथ वे दिखाते हैं। हमको यदि उद्योग स्टार्ट करना है, शुरुआत करनी है, तो हमें अपने वेबसाइट, उसके माध्यम से ज़्यादा तक लोगों की रीच और एक्सेस के साथ अपनी महत्वपूर्ण उपादेयता को, अपनी उपयोगिता के साथ साथ अपने लोगों तक पहुंच सकते हैं जिनको उस उद्योग से संबंधित, उस उत्पाद से संबंधित चीज़ों की आवश्यकता है। इस प्रकार से हम वेबसाइट के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक पहुंच के अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं।
न्यू मीडिया और कन्वर्जेंस। शिक्षार्थियों, कन्वर्जेंस जैसा आप जानते हैं कि यदि हम मास कम्युनिकेशन में न्यू मीडिया एंड कन्वर्जेंस की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य है कि न्यू मीडिया प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ अपनी उपादेयता को सिद्ध करे, अर्थात सह अस्तित्व के साथ साथ प्रिंट का अलग नियंत्रण हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अलग नियंत्रण हो और प्रिंट मीडिया, न्यू मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब मिलके काम करें, सब सह अस्तित्व में काम करें। तो यह कन्वर्जेंस का सबसे अच्छा उदाहरण है। न्यू मीडिया का लक्षित वर्ग समूह। न्यू मीडिया के जो टारगेट ग्रुप हैं, जो युवा हैं, उन युवाओं के लिए रुचिकर मनोरंजन के, जानकारी के, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम होने चाहिए। बहुत सारी जानकारी इस समय न्यू मीडिया पे अवेलेबल है। आपको कभी भी कोई भी जानकारी आप वेबसाइट पे सर्च करते हैं सर्च इंजन के माध्यम से, तो आपको उससे रिलेटेड बहुत सारी लिंक्स, बहुत सारी सूचना आपको मिलती है। न्यू मीडिया एक आकर्षक माध्यम है, एक आकर्षण उसका कारण है जिससे युवा वर्ग सबसे ज़्यादा आकर्षित होता है। क्योंकि न्यू मीडिया में जितने आकर्षित तरीके से कोई भी चीज़ को लिखा प्रस्तुत किया जाता है, और जैसा हम सब ने जाना कि एनिमेशन के माध्यम से, उसके कंटेंट के माध्यम से, उसकी आकर्षण जो अट्रैक्टिवनेस है और जो उसके जो डिफरेंट कलर्स हैं, अट्रैक्टिव जो उसका मीडिया है, उससे हमारा युवा वर्ग बहुत ही प्रभावित होता है। न्यू मीडिया में व्यवसाय के अवसर। तो न्यू मीडिया के जो वेबसाइट से जुड़े हुए, नेटवर्किंग से जुड़े हुए, उस व्यवसाय से जुड़े हुए जो उद्योग हैं, उसमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है जो कंटेंट डिज़ाइन करें, कंटेंट लिखें। न्यू मीडिया में रोजगार की संभावनाएं। आज यदि हम जनसंचार विषय के बारे में बात करें, पत्रकारिता के विषय में बात करें, तो बहुत सारे रिपोर्टर्स ऑनलाइन रिपोर्टिंग करके अपनी जानकारी को दे के, सूचनाओं का आदान प्रदान करके वो अपने रोजगार को प्राप्त करते हैं। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो चैनल्स हैं, वो अपनी सूचनाओं को अपनी वेबसाइट पे कंटेंट राइटिंग के लिए बहुत सारे युवाओं को, शिक्षार्थियों को, या शिक्षा के पश्चात जो आपकी एक उपयोगिता है, रोजगार के साधन है, उसको विकसित करता है। और मास कम्युनिकेशन के विद्यार्थी जो इस अध्ययन के बाद, इस पाठ्यपुस्तक के पश्चात या इस 10+2 के जो हमारे NOS का जो आपके पास उपलब्ध है साधन, ज्ञान, और उसके पाठ्यपुस्तक के पढ़ने के पश्चात उसको पढ़ाई करके वे इस रोजगार के साधन के रूप में अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। न्यू मीडिया के लिए अनिवार्य योग्यताएं। सबसे जो महत्वपूर्ण योग्यता है वह है आपके अंदर लेखन की क्षमता, और उसके अलावा आपकी जो प्रस्तुति हो लेखन के माध्यम से वो आकर्षित करने वाली हो। साथ साथ वित्तीय कौशल भी होना चाहिए। आज यदि देखा जाए तो NIS की भी बात करें तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन जैसा आप देते हैं, या बहुत से शिक्षार्थी चुनते हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो, ई-टिकटिंग हो, वेबसाइट पे कोई भी सूचना देनी हो, तमाम समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल्स, और धीरे धीरे आप देखो कि ऑनलाइन विपणन, ऑनलाइन मार्केटिंग की तमाम वेबसाइट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एवं इसके न्यू मीडिया के सदुपयोग के साथ निश्चित रूप से आप अपना जो भी भविष्य का कैरियर है उसको आप मजबूत करेंगे, स्थापित करेंगे। इस शिक्षार्थियों, फिर मिलेंगे नए अध्याय के साथ, मास कम्युनिकेशन के नए विषय के जानकारी के साथ। धन्यवाद। घर बैठे पाएं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS में एडमिशन, वो भी एकदम आसान तरीके से, जिससे शिक्षार्थियों को होगी समय और धन दोनों की बचत।
NIOS से शिक्षा कभी भी कहीं भी। शिक्षार्थियों, क्या आप जानते हैं NIOS में एडमिशन लेने का सरल और सुगम तरीका, जिससे शिक्षार्थियों को ऑनलाइन प्रवेश लेने में सहूलियत मिलती है। NIOS में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्णतया ऑनलाइन है। शिक्षार्थी घर बैठे इंटरनेट द्वारा प्रवेश के लिए सबसे पहले NIOS की वेबसाइट www.nios.ac.in पर लॉगिन करें। अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर अपना पंजीकरण करें। पंजीकरण के बाद लॉगिन करने पर ऑनलाइन प्रवेश हेतु आवेदन पत्र खुलेगा। आवेदन पत्र को निर्देशानुसार भरें और प्रिंट आउट लें। इस प्रिंट आउट पर अपनी फोटो संलग्न करें। ऑनलाइन प्रवेश के लिए शुल्क हेतु भुगतान के तरीके हैं: क्रेडिट कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा, राष्ट्रीयकृत बैंक के ड्राफ्ट के माध्यम से, जो कि सचिव NIOS नई दिल्ली या नोएडा के पक्ष में देय हो। भरे हुए आवेदन पत्र के साथ साथ डिमांड ड्राफ्ट और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज हैं: जन्म रजिस्ट्रार के जिला कार्यालय से जारी जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, पिछले विद्यालय से प्राप्त विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र, जिसमें आवेदक की जन्म तिथि लिखी हो। प्रवेश फॉर्म का प्रिंट आउट NIOS के संबद्ध क्षेत्रीय केंद्रों पर 10 दिनों में पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा उचित दस्तावेज न लगे होने पर आवेदन फॉर्म रद्द किया जा सकता है। प्रवेश प्रक्रिया की पुष्टि होने के बाद शिक्षार्थियों को परिचय पत्र व अध्ययन सामग्री डाक द्वारा तुरंत पहुंचाई जाती है। ऑनलाइन प्रवेश एक बहुत ही सुगम और सुविधाजनक प्रवेश प्रणाली है। ऑनलाइन ऑन टाइम फॉर सेफ एंड सिक्योर एडमिशन। प्रिय शिक्षार्थियों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम सब चर्चा करेंगे और जानेंगे जनसंचार के प्रमुख माध्यम, परंपरागत माध्यम के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जनसंचार के जो विभिन्न माध्यम हैं, उसमें प्रमुख रूप से प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो, टेलीविज़न एवं जनसंचार के जो दूसरे प्रमुख माध्यम हैं उसमें न्यू मीडिया, साइबर मीडिया, रेडियो, दूरदर्शन, इस तरह के माध्यम हैं। परंपरागत माध्यम निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, न्यू मीडिया से अलग हैं, जो हमारे सामान्य क्रियाकलापों में उपयोग में आने वाले माध्यम या जिसका हम सब सदुपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, वे सब जन माध्यम के रूप में सामान्य रूप से जाने जाते हैं। जहाँ तक परंपरागत माध्यम की परिभाषा का विषय है, तो परंपरागत माध्यम को परिभाषित करते हुए विद्वानों ने कहा है कि गैर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जो हमारी संस्कृति के एक भाग के रूप में कार्य करते हैं तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परंपराओं के हस्तांतरण का साधन बनते हैं, परंपरागत माध्यम कहलाते हैं। इस प्रकार से प्रिय शिक्षार्थियों, आपने यह समझा कि किस प्रकार से हमारे जो पुराने माध्यम हैं, पुराने रीति रिवाज हैं, लोक कला हैं, लोक संस्कृति है, लोक माध्यम है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे आगे बढ़ते हैं और हमारे लिए परंपरागत माध्यम के रूप में उसकी सदुपयोग, उपयोग और हमारे दैनंदिन के कार्यों में वो सम्मिलित होते हैं। परंपरागत माध्यमों में लोक नृत्य एवं लोक संगीत प्रमुख रूप से जाने जाते हैं।
परंपरागत माध्यमों के यदि विभिन्न रूपों के बारे में हम चर्चा करें कि परंपरागत नृत्य, नाटक, चित्रकला, मूर्तिकला, गीत, संगीत एवं प्रधान विचार तथा प्रतीक एक प्रमुख माध्यम के रूप में स्थापित है और हम सबके दैनंदिन के जीवन में उसका सदुपयोग एवं उपयोग किया जाता है। तो प्रिय शिक्षार्थियों, आप सबको पता है कि हम लोग अपने वैवाहिक समारोह में, किसी भी रीति रिवाज में, पूजा में, किसी भी इस तरह के धार्मिक रिचुअल्स जो हमारे जीवन में हैं, उसका सदुपयोग करते हुए परंपरागत जनमाध्यमों का हम सब प्रयोग करते हैं। हमारे देश के विभिन्न अंचलों में मूर्तिकला, प्रतीक चिन्ह के एक बहुत ही माध्यम है, एक उसका स्थापत्य कला का नमूना भी है और हम सबके जो जीवन में उसका विभिन्न रूप से महत्वपूर्ण एक स्थान रखते हैं कि किस तरह से जो उनके चित्र हैं, लोक चित्र हैं, लोक मूर्तिकला हैं, लोक संगीत के रूप में हम उसको स्थापित मानते हैं। परंपरागत माध्यम में यदि हम परंपरागत शैली के बारे में बात करें तो हमें स्पष्ट होता है कि उद्घोषणा या मुनादी पहले के ज़माने में या आज भी हमारे सुदूर अंचलों में, ग्रामीण अंचलों में मुनादी, जिसको नगाड़ा बजा के एक वाद्य यंत्र है, उसका सदुपयोग करके जिस तरह से उद्घोषणा की जाती है, सूचना लोगों तक पहुंचाई जाती है, वो भी एक पारंपरिक शैली में परंपरागत माध्यम के रूप में स्थापित है। साथ में कठपुतली, पटचित्र कथा, कथा कहना, नौटंकी, मेले तथा त्यौहार एवं लोक नृत्य, ये भी हमारे परंपरागत माध्यम की पारंपरिक शैली के विशिष्ट उदाहरण हैं। अब यदि हम कठपुतली के बारे में बात करें तो आपने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीविज़न में भी विज्ञापन देखे होंगे। जैसे मध्य प्रदेश सरकार का यदि विज्ञापन देखें तो उसमें लोक कला के कठपुतली के माध्यम से, या तो भारत सरकार ने जिस तरह से कठपुतली कार्यक्रमों को सदुपयोग करके परंपरागत लोक कला के पारंपरिक शैली का सदुपयोग करके जो विज्ञापन इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत करके जो विज्ञापन प्रदर्शित होता है, उसमें पूरा कठपुतली और कठपुतली के आधार पे वो पूरा विज्ञापन निर्मित हुआ है। इसी तरीके से लोक नृत्य, लोक कथा, आज के समय में यदि देखा जाए तो बहुत सारे धर्मगुरु अपने लोक कथाओं के माध्यम से अच्छे खासे समाज के लोगों पे अपना प्रभाव डालते हैं और समाज तक अपनी बात पहुंचाते हैं और जो पारंपरिक शैली के सदुपयोग से, उपयोग से आम जनता तक उनका जो संदेश है वो पहुंचता है। प्रिय शिक्षार्थियों, अब हम परंपरागत माध्यमों के प्रकार पे प्रकाश डालेंगे। नाटक के यदि विभिन्न स्वरूप के बारे में हम समझने का प्रयास करें तो स्पष्ट होता है कि नाटक के अंतर्गत तमाशा, नौटंकी और ख्याल जो विभिन्न अंचलों में हमारे देश के अपनाया जाता है, जिसका प्रयोग हम सब जन संदेश के लिए करते हैं। साथ ही नुक्कड़ नाटक एवं कठपुतली भी हमारे परंपरागत माध्यमों के प्रकार में आते हैं और जैसा हमने बताया कि कठपुतली एवं नौटंकी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण अंचलों में प्रमुख स्थान रखते हैं। आम जनमानस को अपना संदेश देने के लिए वह हम माध्यम सदुपयोग में लाते हैं। प्रिय शिक्षार्थियों, हमने लोक माध्यम, जन माध्यम के साथ साथ पारंपरिक माध्यम जो ट्रेडिशनल मीडिया का पार्ट है, हम लोगों ने उसके बारे में जाना। जो अन्य पारंपरिक माध्यम है उसके बारे में भी आप सबको जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि लोक माध्यम में अन्य जो पारंपरिक माध्यम है उनमें प्रमुख रूप से पुराण कथाएं, उपाख्यान, लोक कथाएं, चुटकुले, दस्तकारी, बिरहा आल्हा के गीत गाए जाते हैं। मंत्र, लोकोक्तियाँ, पहेलियाँ, भजन, रीति रिवाज, कथाएं, स्थान, मंगलगान, इसके अलावा श्राप, शपथ, अपमान, नाम, रूढ़िगत विश्वास, प्रत्युत्तर, उलाहना, खेल, हाव भाव, इंद्रजाल, लोक औषधि, प्रतीक, प्रार्थनाएं, अभ्यास, चुटकुले से हाव भाव, त्यौहार, कविताएं, लोक शब्दावलियाँ,
पाक शास्त्र आदि भी लोक कलाओं के जन माध्यम के अन्य प्रकार के रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं और स्थापित हैं। तो प्रिय शिक्षार्थियों, आपने जैसा जाना कि लोक कलाओं के, लोक माध्यमों के, जन माध्यम के किस प्रकार से विभिन्न स्वरूप हैं, प्रकार हैं, अन्य प्रकार हैं, और किस प्रकार से लोक कथाएँ, लोक माध्यम, जन माध्यम हमारी संस्कृति, हमारे दैनंदिन के उपयोग में, व्यवहार में स्थापित हैं, जिनका सदुपयोग, उपयोग हम विभिन्न समयों पे, यथा समय पे हम उसका सदुपयोग करते हैं। प्रिय शिक्षार्थियों, आप किसी मेले में, त्यौहार में, कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं तो आप जाके वहाँ पे जिस प्रकार हम सब ने विस्तृत रूप से विभिन्न जन माध्यमों के प्रकार, पारंपरिक शैली के प्रकार एवं अन्य माध्यमों के बारे में जानकारी प्राप्त की, उस जन माध्यम के कौन से स्वरूप, कौन से प्रकार उस मेले में, त्यौहार में आपने देखे, उसके बारे में एक समयबद्ध, समय के साथ साथ सूचीबद्ध सूची बना के उसके बारे में आप अपनी एक प्रैक्टिकल या प्रायोगिक जो उसका माध्यम है, प्रायोगिक जो उसका स्वरूप है, उसके बारे में आप जरूर इसको निर्माण करेंगे एवं बनाएंगे, जिससे कि आपको साथ साथ इस जो हमने पढ़ा, जो हमने जाना, उसके बारे में प्रायोगिक ज्ञान की भी वृद्धि हो और आप उसको समीप से जाके, स्वयं के अनुभव से जाके उस जानकारी को प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार से हमारे लिए जन माध्यम उपयोगी है, किस प्रकार से जन माध्यम के विभिन्न पारंपरिक शैली, पारंपरिक प्रकार, जन माध्यम के विभिन्न प्रकार जो हम सब ने अभी जाना, वे कैसे हमारे जीवन में सम्मिलित हैं, किस प्रकार से हमारे लोकोपचार में उसका विशेष महत्व है, किस प्रकार से हम इसका सदुपयोग दैनंदिन में, सामाजिक जीवन में, स्वयं के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए इसका सदुपयोग कर सकते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में नौजवानों के पास प्रतिभा है, उन्हें अवसर चाहिए। NIOS देता रहा है युवाओं को अवसर आगे बढ़ने का। NIOS से पढ़ने वाले इन युवाओं ने किया है संस्थान को गौरवान्वित। दिव्यांगों ने बन के दिखाया है सबल और आत्मनिर्भर। NIOS के साथ आप भी जुड़िए NIOS के संग। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, संसाधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे,